हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। ऊपर किसी वक्त भी कोई इंडियन फौजी चक्कर लगा सकता है। अब ऊपर से कोई बड़ा पत्थर उखड़ता तो हमें इशारा कर दिया जाता, हम दोनों हाथ आगे कर लेते और जैसे ही पत्थर ऊपर से गिरता मैं उसे अपने हाथों में दबोच लेता और आराम से नीचे रख देता। कमांडो औरंगजेब ने अपनी खड़ी पर टॉर्च की रोशनी डाली। कहने लगा, रात का 1:30 बजने वाला है, कोई बात नहीं, अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी जल्दी करो। छत का सुराख 1.5 फुट के करीब ऊपर को खोदा गया तो हाथ पूरी तरह से ऊपर नहीं जाते थे। उसके बारे में हमने सोचा नहीं था। छत के सुराख के अंदर पत्थरों और मिट्टी की छत का फासला सुरंग के फर्श से ज्यादा होता जा रहा था और गेंती चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। इसका इलाज यह निकाला गया कि फर्श पर जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको जोड़कर छोटा सा चबूतरा बनाया गया। हम उसके ऊपर खड़े होकर काम करने लगे, लेकिन इस तरह से हमारे पांव बार बार चबूतरे से हिल जाते और काम की रफ्तार में काफी फर्क पड़ने लगा था। कमांडो औरंगजेब ने पेंसिल टॉर्च फर्श पर पत्थरों के सहारे इस तरह टिका दी थी कि उसका रोशनी का छोटा सा दायरा ऊपर छत के सुराख पर पड़ रहा था। हम दोनों कमांडो साथी पत्थरों पर खड़े छत के सुराख में कंधों तक घुसे गेंतियां चला रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं और कमांडो औरंगजेब अपनी कलाई पर बंधी हुई खिड़ियां देख लेते। रात के 2 बज गए और अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ था। कमांडो औरंगजेब भी परेशान हो गया। इतने में ऊपर छत के सुराख के अंदर से हमारे साथी ने सरगोशी में कहा, छत में पत्थर की लंबी चौड़ी सिल आ गई है, इस पर गेंती चलाने से आवाज पैदा होगी। कमांडो औरंगजेब पेंसिल टॉर्च लेकर उठा और खुद सुराख के अंदर रोशनी डालकर देखा। फिर मुझे टॉर्च देकर कहा, तुम देखो। मैंने सुराख के अंदर रोशनी डालकर छत को देखा। वहां वाकई एक चौड़ी पत्थर की सिल दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे तक सरबसर चली गई थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर जहां पहले कोई रोशनदान होता था जिस पर भारी सिल डालकर बंद कर दिया गया है। मैंने साथी कमांडो से कहा, गेंती मुझे दे दो। मैंने गेंती पकड़कर सिल पर हल्की सी जरब लगाई तो आवाज पैदा हुई। मैंने नीचे आकर औरंगजेब से कहा, सिल बड़ी सख्त है, हमें किसी दूसरी जगह से सुराख करना होगा। औरंगजेब मुझे देखने लगा। हमने नकाब ओढ़ रखे थे और टॉर्च की धीमी धीमी रोशनी में हमें एक दूसरे के चेहरे नजर आ रहे थे। वो दूसरी बार सुराख के अंदर ऊपर गया और चंद सेकंड तक पत्थर की सिल को ठोंक में जाकर देखता रहा। फिर नीचे आकर कहने लगा, मेरा ख्याल है सिल ज्यादा चौड़ी नहीं है, हम एक किनारे से इसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। उसने अपने साथी कमांडो को इशारा किया। वो गेंती लेकर पत्थरों के ऊपर खड़ा होकर सिल के किनारों को उखाड़ने लगा। नीचे सिर्फ मिट्टी और कंकरियां गिर रही थीं। औरंगजेब ने खड़ी पर निगाह डाली। अगर सुबह होने तक हमारा मिशन मुकम्मल न हुआ तो हम अगली रात के लिए भी सुरंग में बंद रहना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई तो हम सुरंग में दिन बसर कर लेंगे, हम भूखे प्यास से रह सकते हैं। औरंगजेब ऊपर छत को तक रहा था। इतने में ऊपर सुराख के अंदर जो कमांडो काम कर रहा था उसने सरगोशी में कहा, एक तरफ से सिल उखड़ रही है। हमारे चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। कमांडो औरंगजेब ने कहा, शाबाश, काम जारी रखो। थोड़ी देर बाद मैंने और औरंगजेब ने सिल का जायजा लिया। वाकई सिल का एक जानिब से सिरा बाहर निकल आया था। अब उसके आसपास की मिट्टी और पत्थर उखाड़े जाने लगे। सिल नीचे को झुक गई। हम जरा जोर लगाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर से भारी कदमों और कई ट्रेलर के पहियों के चलने की आवाज सुनाई दी। हम वहीं साकत हो गए। ऊपर से फौजियों की बातें करने की धीमी आवाजें आने लगीं। कमांडो औरंगजेब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, खुदा का शुक्र है हमने गलत जगह पर छत नहीं खोदी। मुझे यकीन है यहाँ से ऊपर एमुनिशन डंप है। हम सरगोशियों में बात कर रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सुरंग के अंदर मजीद गोला बारूद वगैरह रखा जा रहा है। औरंगजेब ने इस बात में सर हिला दिया। हम सब हमतनगोश थे और हमारे कान ऊपर से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे। ये आवाजें इतनी मध्यम थी कि फौजियों की बातें समझ नहीं आ रही थीं। ये 3-4 भारतीय फौजी थे। फिर ऐसे लगा जैसे ट्रेलर के ऊपर से भारी क्रेट उतार कर दीवारों के साथ लगाए जा रहे हैं। ये एक नया काम ऊपर शुरू हो गया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कमांडो पार्टी जब अपने मिशन पर निकलती है तो आमतौर पर उसे टारगेट के बारे में पूरी मालूमात बता दी जाती है, मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टारगेट पर पहुंचने के बाद सूरत हाल बदल जाए। फिर कमांडोज को अपनी अक्ल के मुताबिक फौरी तौर पर किसी दूसरे प्लान पर अमल करना पड़ जाता है। यहाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हो गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था और छत के ऊपर दूसरी सुरंग के एमुनिशन डंप में कोई सामान रखा जा रहा था और ये सिलसिला खत्म होने में नहीं आता था। हम सिवाय इंतजार करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर दूसरी सुरंग में भारतीय फौजियों की मौजूदगी में छत के सिल उखाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कोई पता नहीं था कि ऊपर फौजी कब सामान रख कर वापस जाते हैं। रात के 3 बजे का टाइम हो गया और हम चारों कमांडो सुरंग के अंदर अंधेरे में एक दूसरे के पास खामोशी से इस इंतजार में बैठे थे कि कब ये लोग फौजी साजो सामान डिपो में रख कर वापस जाते हैं। ऊपर से बराबर ट्रेलर के बार बार अंदर आने, सामान रखने और भारतीय फौजियों की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैंने औरंगजेब से कहा, लगता है आज रात हम अपना टारगेट नहीं मार सकेंगे।
कमांडो औरंगजेब ने इस ख्याल से टॉर्च बुझा दी थी कि उसके सेल खर्च ना हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, 4 बजे बाहर सुबह की रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी। हमें ऊपर जाकर डायनामाइट भी लगाना है और यहाँ से निकलना भी है। फिर उसने ऊपर सुराख की तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है जम्मू गैरिजन से असलहा गोला बारूद की सप्लाई आई है। ये काम लंबा हो सकता है। फिर क्या ख्याल है? मैंने पूछा। कमांडो औरंगजेब ने मुझसे पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों जहां ठहरते हैं बाकी साथियों को वापस भेज देते हैं। छत के सुराख का काम भी थोड़ा ही रह गया है। कमांडो औरंगजेब को मेरा मशवरा पसंद आया। उसने दोनों कमांडो से कहा, तुम लोग वापस जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे और टारगेट उड़ाकर और मिशन मुकम्मल करके आएंगे। अगर हम सुबह होने तक आ गए तो ठीक है, ना आए तो समझ लेना कि हम दूसरी रात को सुरंग में रहकर टारगेट मारेंगे। फिर तुम ऐसा करना कि कल शाम को अंधेरा होते ही अगर ला सको तो हमारे लिए कुछ बने हुए चने और पानी की छागल ले आना। याद रखो मैं तुम्हें जिस तरफ से लाया हूँ उसी रास्ते से वापस आना। दुश्मन की पेट्रोल पार्टी से खबरदार रहना। और हाँ, जाती दफा खारदार तार को जहां से हमने काटा था उसे वहां अपनी जगह पर लगाकर जोड़ देना ताकि सुबह किसी को शक न पड़े। ओके, गो। दोनों साथी कमांडोज ने चेहरों पर निकाब चढ़ाए और खामोशी से सुरंग में वापस चले गए। अब सुरंग में मैं और कमांडो औरंगजेब अकेले रह गए थे। हमारे कान सुरंग की छत पर ऊपर की आवाजों पर लगे थे। अजीब इत्तेफाक से ऊपर की आवाजें गायब हो गईं। ट्रेलर जिस पर फौजी साजो सामान लाद कर सुरंग के अंदर एमुनिशन डिपो में लाया जा रहा था उसकी आवाज भी दूर जाकर खत्म हो गई। ऊपर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कमांडो औरंगजेब उठ खड़ा हुआ। मैदान साफ है, हमें छत की सिल उखेड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आज की रात में ही ये मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। हम बारी बारी सुरंग की छत की सिल उखाड़ने में लग गए। कोई 10 मिनट बाद सिल एक तरफ से नीचे झुक गई। हमने बड़ी एहतियात से कि आवाज पैदा न हो सिल को थाम कर उखाड़ लिया। सिल के उखड़ते ही ऊपर से बिजली के बल्ब की रोशनी नीचे आने लगी। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का शुक्र है, चारों धमाका खेज बम मेरी मैगजीन जैकेट में थे। मैंने धीमी आवाज में बल्कि सरगोशी में औरंगजेब से कहा, तुम यहीं ठहरोगे, मैं ऊपर जाकर बम प्लांट करूंगा। हमने हाथों से पत्थर और मिट्टी हटाकर छत में इतना सुराख बना दिया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। कमांडो औरंगजेब बैठ गया। मैं उसके कंधों पर हाथ रखकर छत के शगाफ में ऊपर को उठा और बड़ी एहतियात से सर बाहर निकाल कर देखा। ये एक ऊंची छत वाली चट्टानी सुरंग थी। दीवार पर एक जानिब बिजली का बल्ब रोशन था। ये देखकर मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई कि सुरंग में एक जानिब जमीन से लेकर छत तक एमुनिशन के बड़े बड़े क्रेट लगे हुए थे। लंबी मेजों पर मुख्तलिफ किस्म के फौजी असलहे के ढेर भी थे। सुरंग खाली थी। मैं ऊपर चढ़ आया। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि इस सुरंग का, जिसका भारतीय फौजी एमुनिशन डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दरवाजा किस तरफ है और क्या वो बंद है। मैं सुरंग की दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता सुरंग के थाने की तरफ बढ़ा। उस वक्त स्टेन गन कांधे से लटकी हुई थी और मेरे हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। सुरंग चंद कदम चलने के बाद मुड़ गई। मैं भी उसी तरफ मुड़ गया। मेरे सामने कोई 50 गज के फासले पर सुरंग का थाना था जिस पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जो बंद था और अंदर की जानिब ऊपर करके एक बल्ब रोशन था। दीवारों पर जगह जगह आग बुझाने वाले सिलेंडर लगे हुए थे। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग में कोई भारतीय फौजी नहीं है और दरवाजा भी बंद है तो मैं वापस एमुनिशन के जखीरे के पास आ गया, जहां बेपनाह गोला बारूद और बम और मिसाइल और दीगर फौजी हथियारों के ढेर लगे हुए थे। मैंने जल्दी से जैकेट की जेब में से छोटी टिब्बी के साइज का प्लास्टिक का टाइम बम निकाला और एक क्रेट के पीछे चिपका दिया। उसके सामने की जानिब दूसरा बम चिपका दिया। बाएं जानिब मेरी नजर पड़ी तो मुझे सुरंग का एक शगाफ दिखाई दिया। मैंने उसमें झांक कर देखा तो उसमें पेट्रोल के बड़े बड़े कैन फर्श से छत तक लगे हुए थे। ये भारतीय फौज का आरजी पेट्रोल डंप था। मैंने एक बम वहां भी लगा दिया। मेरे पास सिर्फ एक बम रह गया था, मैंने वो भी वहीं लगा दिया। अब मुझे उनके टाइम डिवाइस के बटन दबाकर सेकंडों की सुई को ऑन करना था। इन बमों का दौरानिया 25 मिनट था। इन 25 मिनटों के अंदर अंदर मुझे और कमांडो औरंगजेब को इस इलाके से जितनी दूर निकल सकते थे निकल जाना था। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा और फिर पेट्रोल डंप के दोनों बमों का बटन दबाकर टाइम डिवाइस की सुई को चला दिया। सुई आहिस्ता आहिस्ता एक एक सेकंड के वक्फे से आगे हरकत करने लगी। उसके फौरन बाद मैंने शगाफ से बाहर आकर एमुनिशन के क्रेटों पर लगाए हुए टाइम बमों के बटन दबाकर उनकी सुई भी ऑन कर दी। हमारा आधा बल्कि आधे से ज्यादा मिशन मुकम्मल हो गया था। अब हमें जहाज से सिर्फ फरार होना था। मुझे यकीन था कि कोई भारतीय सिपाही सुबह तक सुरंग के अंदर नहीं आएगा, कम से कम 25 मिनट तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एमुनिशन सप्लाई जो अंदर रखनी थी वो रख चुके थे। मैं छत के सुराख में से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही कमांडो औरंगजेब ने सरगोशी में कहा, सब ठीक है। मैंने कहा, सब ठीक है। मैंने चारों बम लगाकर ऑन कर दिए हैं, अब यहाँ से निकले। हम तेज तेज कदमों के साथ पुरानी सुरंग के थाने की तरफ चलने लगे। औरंगजेब पेंसिल टॉर्च की रोशनी कर रहा था। सुरंग के थाने पर जाकर उसने टॉर्च बुझाकर जेब में रख ली।
हमने स्टेन गन हाथों में पकड़ी और सुरंग के थाने में से रेंग कर बाहर झाड़ियों और सड़कंडों में निकल आए। सामने बाहर सर्च लाइट का सफेद दायरा आगे को जा रहा था। हम रुक गए। जब रोशनी का दायरा हमसे आगे निकल गया तो हम दौड़ पड़े। बस ये हमारी गलती थी। हमें खारदार तारों तक रेंग कर जाना चाहते थे, लेकिन बम लगाने के बाद हम चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाएं। जैसे ही हम दौड़े, एक तरफ से किसी फौजी ने चिल्लाकर कहा, हॉल्ट। हम दौड़ते गए। एकदम किसी मशीन गन पोस्ट से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से चीखती हुई गुजरने लगी। साथ ही टीले की किसी पोस्ट पर से रोशनी राउंड फायर होने लगे। ये रोशनी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते थे और यूं फजा में देर तक रोशनी फैलती रही। सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। हम जमीन पर लेट गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, जिस तरफ से निकल सकते हो निकल जाओ। मैंने उसे देखा कि उसने एक खाई में छलांग लगा दी थी। मैं दूसरी जानिब को दौड़ा, मगर अब देर हो चुकी थी। अचानक 4 भारतीय फौजियों ने स्टेन गन तान कर मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए पहाड़ी के ऊपर ले गए। वो मुझे साथ साथ ठुड्डे भी मार रहे थे। कुछ और फौजी सिपाही भी इधर उधर से निकल आए। वहां शोर मच गया। ऊपर वाली मशीन गन पोस्ट से फायरिंग जारी थी। कमांडो हैं, एक पकड़ा गया है, दूसरे भी होंगे, इस किस्म की आवाजें आने लगी। मुझे पहाड़ी के पहलू में एक गन पोस्ट पर ले जाकर मेरी तलाशी ली गई। मेरी स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड और मैगजीन भारतीय फौजियों ने अपने कब्जे में कर लिया। मेरे हाथ ऊपर थे। एक सिख फौजी पोस्ट से निकल कर आ गया। उसने मुझे गाली दी और कहा, कितने कमांडो थे? मैंने कहा, मैं अकेला आया था, मेरे साथ कोई नहीं था। उसने मेरे मुंह पर जोर से तमाचा मारा और गाली देने लगा, अभी मालूम हो जाता है, चलो इसे ऊपर ले चलो। चारों सिपाहियों ने मुझे दबोच लिया और मुझे खींचते हुए पहाड़ी की चढ़ाई पर ऊपर ले जाने लगे। उस वक्त आसमान पर पिछले पहर की नूर की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मेरी एक जानिब पहाड़ी की दीवार थी, दूसरी जानिब मैंने देखा कि कोई 50 फुट नीचे एक नाला बह रहा था। रात के आखिरी पहर की हल्की रोशनी में मुझे नाले का पानी साफ नजर आ रहा था। मैंने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। ये फैसला मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये फैसला ना भी करता तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने एमुनिशन के जखीरे और पेट्रोल के डंप में जो 4 ताकतवर बम लगाए थे, उनके फटने में 15-20 मिनट ही रह गए थे। उसके बाद इस पहाड़ी को आतिशफिशां पहाड़ी की तरह फट पड़ना था और वहां पर मौजूद हर शय के परखचे उड़ जाने थे। मेरी निगाह नीचे बहते हुए नाले पर थी। 2 आदमियों ने मुझे एक एक बाजू से पकड़ रखा था। मैंने नीचे नाले में कूद जाने का फैसला कर लिया था। मुझे मालूम था कि पहाड़ी नाले ज्यादा गहरे नहीं होते और उनमें पत्थर भी होते हैं। उसमें गिरने से मेरी मौत वाकई हो सकती थी, लेकिन उसमें 1% जान बच जाने का इम्कान जरूर था, जबकि पहाड़ी पर मौजूद रहने की सूरत में जिंदा नहीं बच सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था। भारतीय फौजी मुझे गालियां देते, ठुड्डे मारते, खींचते हुए ऊपर ले जा रहे थे। मैंने आखिरी बार नीचे पहाड़ी नाले की तरफ देखा। चंद कदमों के फासले पर पहाड़ी सड़क मुड़ जाती थी और नाले से दूर हो जाती थी। मुझे जो करना था उसी वक्त करना था। मेरे लिए अपने आप को इन फौजियों से छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इन्होंने अफरा तफरी में मेरे हाथ पीछे नहीं बांधे थे। जैसे ही पहाड़ी का मोड़ शुरू हुआ, मैंने एक जबरदस्त झटके से एक सिपाही से अपना बाजू छुड़ाया। साथ ही दूसरे झटके से दूसरे फौजी के पेट में लात मारी और अपने आप को छुड़ाया और नीचे नाले में छलांग लगा दी। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया। मैं नाले के ठंडे पानी में गिरा। पानी थोड़ा गहरा था। ऊपर शोर मच गया और मुझ पर स्टेन गन्नों, रिवॉल्वरों और मशीन गन्नों की फायरिंग होने लगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना था। नाले के पानी का बहाव वहां इतना तेज था कि देखते देखते मैं पानी में लुढ़कता हुआ पत्थरों के दरमियान आगे निकल गया। आगे नाले में बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। अगर मैं जरा पीछे छलांग लगाता तो इन पत्थरों पर गिरने से मेरी मौत वाक़ई हो जाती। दिन का उजाला अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था और रात की तारीकी बाकी थी। नाले के ऊपर धुंध भी फैली हुई थी। नाले का तेज पानी मुझे वहां से निकाल कर दूर ले गया। आगे एक और पहाड़ी आ गई। नाला उसके पहलू से होकर दूसरी तरफ नशेब में चला गया था, जहां पानी का बहाव पहले से ज्यादा तेज हो गया था। नाला गहरा था और मेरे पांव नीचे नहीं लग रहे थे। मैं हाथ पांव चलाता हुआ तैरता चला जा रहा था। फायरिंग की आवाजें मुझसे दूर होती जा रही थी। आसमान पर बार बार रोशनी राउंड फायर किए जा रहे थे, जिनकी रोशनी से आसमान मेरे पीछे रोशन हो रहा था। मगर मैं खतरे की सरहद पार कर चुका था। नाला 2-3 कीलों के पहलू से चक्कर काट कर एक जगह दरख्तों के झुंडों में आ गया। मैंने देखा नाले के किनारे मुझसे काफी दूर थे। दरख्त किनारों पर झुके हुए थे। मैं तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि मैं भारतीय छावनी वाली पहाड़ी से काफी दूर निकल आया हूँ। पहाड़ी इलाके मैदानी इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में 1-2 पहाड़ियां पीछे निकल जाएं तो न सिर्फ ये कि कई मील का फासला पड़ जाता है, बल्कि समत भी बदल जाती है। किनारे पर आकर मैं नाले से बाहर निकल आया। मेरी मैगजीन, जैकेट और पतलून पानी में शराबोर थी। जैकेट में से मैगजीन भारतीय फौजियों ने निकाल लिया था। मैं दरख्तों में एक तरफ तेज तेज चलने लगा। आसमान पर सुबह का उजाला अब नुमाया होने लगा था। थोड़ी दूर गया कि एक खाई आ गई। मैं उसमें उतर गया और दूसरे किनारे पर से बाहर निकल आया।